सम्माननीय मंच, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, यहाँ किसी का यदि परिचय कराएंगे तो यहाँ कोई डॉक्टर है, प्राध्यापक है, कोई अध्ययन करता है, कोई विद्यार्थी के नाते यहाँ आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे सभी विद्वज्जनों के बीच में और प्राध्यापक निरंजन कुमार जी के स्नेह के कारण मेरा यहाँ आना हुआ। वैसे देखा जाए तो न तो मैं अध्ययन करता हूँ और अभी प्रचार प्रमुख करके परिचय दिया, और प्रचार प्रमुख कोई अच्छा वक्ता होना आवश्यक नहीं। ऐसा है कि सामाजिक काम में कई समय से हूँ, तो कई प्रकार की जानकारियाँ जो उपलब्ध है मेरे पास में, कहीं सुनी है, कहीं पढ़ी है, उसी का पुनरावर्तन करना, इस विषय के अनुरूप कुछ मेरे विचार आपके समक्ष रखने के लिए मुझे यहाँ अवसर मिला है। अभी अभी मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, सुन रहा था। निरंजन कुमार जी ने बहुत अच्छे विषय को प्रारंभ करवाया और सोचते तो सिला कि मेरे कई बिंदु तो इन्होंने उल्लेख कर दिए। अब मुझे जो कहना है वे बातें बहुत अच्छी प्रकार से, प्रभावी ढंग से उन्होंने आपके समक्ष रखी है, तो मेरा काम सरल हो गया, लगता है थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन मैं मेरी ओर से प्रयास अवश्य करूंगा। और प्रचार माध्यमों का प्रभाव कितना होता है, मैं तो प्रचार प्रमुख के नाते काम करता हूँ, तो संपूर्ण समाज के विचार करने की पद्धति को बदलना, सोच बदलने का भी प्रभाव और रहता है। भले ही स्वतंत्रता प्राप्ति में 9 अगस्त का महत्व स्वतंत्रता प्राप्ति के इतिहास में पूरे देश में आदर्श एक प्रेरणा दिवस 9 अगस्त था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया। अंग्रेज चले जाओ, ऐसा जो आह्वान समाज को हुआ, वास्तव में वही हमारे यहाँ बैठे हुए सभी की प्रेरणा हो सकता है। परंतु पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह जो चल रहे हैं और ये कॉलोनियल माइंडसेट नाम का जो विषय हम सबको पता है, वैसे उसके कारण वर्तमान पीढ़ी को ये याद दिलाने की आवश्यकता जैसा स्थिति हो गई है। और आज किसी को पूछेंगे तो 9 अगस्त उसके मुंह से यदि सुनेंगे तो बोलेगा आज का आदिवासी दिवस है। आपने भी सुना होगा, आप में से भी कोई बोलते होंगे यहाँ आदिवासी दिवस करके उसको उल्लेखित भी होता है। सुबह सुबह एक व्यक्ति से फोन पर बात हुई तो मैंने कहा क्या हाँ, दोपहर को मुझे एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जाना है। तुरंत उन्होंने कहा आज आदिवासी दिवस है इसलिए। तो ये प्रचार माध्यमों का इतना प्रभाव है, वास्तव में इसे आदिवासी दिवस कहना यही षड्यंत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा क्या की है, यह मूल निवासी दिवस 9 अगस्त, यह विश्व मूल निवासी दिवस। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि यहाँ आयोजन होता है तो मैं मानता हूँ थोड़ा प्रासंगिक भी मानेंगे उसको। वो सही गलत एक चर्चा का विषय है, लेकिन कम से कम जो घोषणा हुई है उसका ही। परंतु इस भारत के समाज को 2, 3, 4 हिस्सों में बांटने का षड्यंत्र जो है, इसी का एक परिणाम है कि हम जो जनजाति समाज को आदिवासी उल्लेखित करते हुए और आज के दिन को उसी का आदर्श, उसी का गौरव, उसी का इतिहास को याद करने का ऐसा दिवस मान के और विश्व आदिवासी दिवस नाम से मनाया जा रहा है। ये तो कतई स्वीकार करने जैसी बात नहीं है। और आप सभी तो यहाँ मुझे जानकारी में जो है तो सब अध्ययन करता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके पीछे जाकर उसके बारे में सोचना चाहिए। कैसे आया ये मूल निवासी दिवस का विषय? कुछ वर्ष, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं प्राध्यापक निरंजन जी ने बताई। पहले कभी वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इस विषय की चर्चा हुई, परंतु कई बैठकों में आखिर तक, और कुछ कह सकते हैं कि आज तक, मूल निवासी इस व्याख्यायित नहीं हुआ, डेफिनेशन नहीं आई इसकी। कुछ किसको कहेंगे? जो संचालन कर रहे, वो जो कह रहे उसको हाँ मानना, यही उसकी मानसिकता का परिणाम है। बाकी आखिर तक नहीं कहा। और भारत ने भी अपना अभिमत कहते हुए इसका उल्लेख भी किया
कि जिसका मूल निवासी शब्द का व्याख्या ही नहीं ठीक से हुई, तो उस पर कहना ये बराबर नहीं है। हम हमारे देश का आधिकारिक मत क्या है ये कहेंगे। और भारत के उस समय के तत्कालीन पंतप्रधान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीवी नरसिंह राव जी ने अजय मल्होत्रा जी को इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा था और उन्होंने वहां जाकर क्या कहा, वहां जाकर कि यह मूल निवासी संकल्पना का यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में विचार करना है तो आज का चर्चा का जो शीर्षक है वो भारत का स्टैंड है, भारत का आधिकारिक मत है कि भारत में सभी मूल निवासी है, सभी भारतीय मूल निवासी है। यहाँ कोई एक वर्ग मूल निवासी है और बाह्य आक्रमण करके दूसरे ने उस पर आधिपत्य किया है, दूसरे अन्य देशों की ऐसी हासिल होगी। न्यूजीलैंड में ऐसे हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हो सकते हैं, अमेरिका में ऐसे हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पंतप्रधान ने आप सब जानते होंगे कि कुछ समय पहले और स्थानीय मूल निवासियों की माफी मांगी थी कि आप पर जो अत्याचार हुए इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। तो माफी मांगने की नौबत आई, इसका मतलब कभी न कभी अत्याचार तो किया ही है। और ये साम्राज्यवादी शक्तियों ने विश्व के कई देशों में अपना राज्य स्थापन करने के लिए कई प्रकार के हथकंडे किए, अक्षरशः नरसंहार का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। इतना होने के पश्चात भी 100 वर्ष से ज्यादा समय तक अमेरिका के और मूल निवासियों से संघर्ष करने के पश्चात भी ब्रिटिशरों को तुरंत और आधिपत्य जमाना संभव नहीं हुआ। केवल युद्ध करने से काम नहीं बन रहा था, इसलिए शिक्षा का प्रसार और आरोग्य सुविधाओं का प्रसार करने के नाम पर उन्होंने वहां कुछ प्रवृत्ति शुरू की। क्योंकि एक समय था जब उस समय के कैथोलिक मिशन के कहने पर और कोलंबस व्यापारिक संबंध स्थापन करने के संदर्भ में भारत आने के लिए निकला, परंतु पहुंच गया अमेरिका के किनारे। वहां पहुंचने पर वो उसे ही भारत मान लिया, इंडिया मान लिया, और वहां के सारे लोगों को वो इंडियन ही कहता था। वहां आने के पश्चात वहां की जो जनजातियां हैं, वहां की जो स्थानीय मूल निवासी समाज है, उस पर वर्षों तक अत्याचार हुए, संघर्ष हुए। इतना सारा करने के पश्चात भी अपेक्षित यश नहीं मिल रहा था, इसलिए सेवा की आड़ में उन्होंने शिक्षा और आरोग्य का सहारा लेते हुए काम करना प्रारंभ किया। और कहने के लिए मुझे एकदम कितना अनुचित हो सकता है, इसका उदाहरण क्या कहूं कि सेवा के नाम पर कंबल बांटे, गरीब लोगों की सेवा करने का एक नाटक हुआ, परंतु ऐसे कंबल बांटे कि जिसमें व्यक्ति और रोग युक्त हो, ऐसे वायरस से उसको पीड़ित हो कि कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाए। यानी एक तरफ कंबल बांटना, लेकिन ऐसा कंबल बांटना कि ज्यादा समय तक जीवित न रह पाए। ऐसी तो सेवा उन्होंने की वहां पर। और ऐसे अत्याचारों के पश्चात 100 से ज्यादा वर्षों के पश्चात ब्रिटिशरों को वहां पर और आधिपत्य जमाने के लिए अवसर मिला। 3 प्रकार के महत्वपूर्ण युद्ध उस समय में हुए। उसमें एक युद्ध 9 अगस्त को हुआ। ये 9 अगस्त जो दिन है वो विश्व के पटल पर कई प्रकार से जो उल्लेखित है, उसमें से एक अमेरिका में ब्रिटिशरों द्वारा उस समय के आधिपत्य साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा जो युद्ध हुए, उसमें से एक युद्ध स्थानीय लोगों के साथ, उसमें भी विजेता नहीं हुए आक्रमक, परंतु उनको युद्ध करते समय 9 अगस्त को ये ध्यान में आया और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय उस समय आया। वैसे ही इसके संदर्भ में जो पहली बैठक हुई वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, वो 9 अगस्त को हुई और उसमें भी आयोजनकर्ताओं ने विषय तो रखा परंतु सफल नहीं हुए। वहां पर भी केवल उसके इसकी ओर के प्लस में उसको हस्ताक्षर करने वाले केवल 22 देश थे, पूर्णपणे विफल। इसलिए उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनवाया। कितने कितने प्रकार के उन्हें हथकंडे करने पड़े, एक उदाहरण है। उन्होंने उसका एक वर्किंग ग्रुप बनवाया और यूनो में लाने के लिए प्रयास किया। 1989 में ये यूनो में भी आया और ये सारा जो षड्यंत्र विश्व भर में चल रहा था, इसका अंदाजा आज मैं जिस संगठन के काम के जुड़ा हूं, ऐसे वनवासी कल्याण आश्रम के तत्कालीन अध्यक्ष माननीय बाला साहब देशपांडे जी को था। उन्होंने भी इससे संदर्भ में अध्ययन करते हुए देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया। ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है कि
भारत को पहचानिए, भारत क्या है। विश्व में हो सकता है कोई एक व्यक्ति मूल निवासी और दूसरे आक्रामक, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। आर्य आक्रमण का यहाँ का सिद्धांत संपूर्णतः गलत है और इसका आधार लेकर इस समाज में कुछ लोगों को आक्रामक माना। मैं भी कुछ समय विद्यार्थी के नाते जब पढ़ता था तो ऐसा ही पढ़ा है, आप में से भी कई लोगों ने पढ़ा होगा कि अग्नेय एशिया से और आर्यों के आक्रमण हुए, यहाँ के भारत के गंगा यमुना के और समतल पट पर उन्होंने खेती की। उनका पराक्रमी स्वभाव था, गोरे थे, सीधे नाक वाले थे, ऐसा एक काल्पनिक वर्णन। और स्थानीय यहाँ के और लोगों को उन्होंने और जंगलों में धकेल दिया। उनको उन्होंने द्रविड़ नाम से उल्लेखित किया और ये आर्य द्रविड़ संघर्ष के नाम पर एक नई थियरी स्थापित की, जो आगे चलकर इतिहास के संपूर्णता असत्य के रूप में सिद्ध भी की। आज ये संभवता नहीं है कि आर्य आक्रमण हुआ था। आर्य वास्तव में शब्द का उल्लेख यहाँ के संस्कारी व्यक्ति के लिए होता था। भारत में पत्नी भी अपने पति को आर्य ऐसा उल्लेख करती थी। यहाँ के भी समाज के अच्छे व्यक्ति को, संस्कारी व्यक्ति को, सज्जन पुरुष को आर्य इस नाम से संबोधित किया जाता था। और इसीलिए संपूर्ण विश्व को हम संस्कारित करेंगे, ऐसा संकल्प जिस भूमि का है, उसी भूमि ने कहा था कि कृणवंतो विश्व आर्यम। यह एक संस्कारी व्यक्ति का उल्लेख है, उद्बोधन है, न कि कोई जाति का नाम है या संस्कारों का उल्लेख है। परंतु एक मनगढ़ंत सिद्धांत आया और उसी आधार पर देश में विभाजन करने का सामाजिक तौर पर और कुल मिलाकर भारत के समाज जीवन में कह सकते हैं आंधी आ गई। वर्तमान में तो मैं कह सकता हूं कि इसको कोई मान्यता नहीं मिली है, परंतु प्रभाव तो जरूर कुछ मात्रा में फैलते फैलते आगे गया। और आज भी जिनका कॉलोनियल माइंडसेट है वे शांत बैठे हैं, ऐसा नहीं। आज ही के दिन इसी शीर्षक के नाते जैसे यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, वैसे देश भर में, और आप सुनते होंगे मीडिया के माध्यम से, आपके जानकारी में भी आया होगा, आज तो सोशल मीडिया बड़ा फास्ट दौड़ता है, उसके कारण पता होगा कि देश भर में मूल निवासी दिवस कई जगह पर है। और कभी कभी यहाँ के राजनेता भी ऐसे रास्ते पर जाते हैं, जाने अनजाने में मत के आधार को देखते हुए, और किसी को भी समर्थन कर लेते हैं और उसी को भी समाज के लोग भी मान लेते हैं। पुराने समय की कथा है, सबको पता ही है, केवल उल्लेख में करता हूं कि एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को लेकर रास्ते से जा रहा था। आगे की पंक्तियों में जो भेड़ बकरियां थी, उनका ये सब वैसे तो नीचे मुंडी डालकर चलते हैं, ये स्वभाव है उनका, बड़ा भीरुता वाला प्राणी है। परंतु आगे आने वाले गड्ढे में प्रारंभ की पंक्तियों के 4-6 भेड़ बकरियां गिर गई और पीछे वाली ने रुकना चाहिए, वहां रुकने के बदले चलना वैसे ही चलते रहा, बिना सोचे समझे। बाकी की भेड़ बकरियां भी गड्ढे में गिर गई। कम से कम हमारा ऐसा न हो, कोई कहे और हम मान ले, इतना तो हम, बुद्धिमानी का तो कोई मापदंड पर होता है ना। कोई कहे और हम माने, हम उसको निकष पर उतारेंगे, हम उसका अध्ययन करेंगे, हम विचार करेंगे और जो हमारे देश के लिए सही है वही स्वीकारेंगे। अन्यथा दुनिया भले कुछ भी कहो, सागर की जो लहरें होती है वो कितनी भी ऊपर हो, लेकिन जो नाविक साहस के साथ अपने नाव लेकर जाता है वो उसके सामने संघर्ष करता है, हार नहीं मानता। तो आज भले ही समाज जीवन में शायद राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस, विश्व मूल निवासी दिवस, आगे जाके उसका नाम बदलते हुए विश्व आदिवासी दिवस, और यही हमारा गौरवपूर्ण दिवस। गौरव किस बात का उठाएंगे? जिस दिन लाखों की संख्या में स्थानीय मूल निवासी का नरसंहार हुआ, तो किसी की मृत्यु का कभी ढोल पीटकर हम गौरव मनाते हैं क्या, उत्सव मनाते हैं? वास्तव में तो ऐसे संघर्ष करने वाले अमेरिका के मूल निवासियों को शहीद होने के पश्चात श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ऐसे अत्याचार तो आज भी हो रहे हैं, 500 साल पहले होते थे वैसे ही। तो ऐसे यदि कई मूल निवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं तो उनकी संवेदना के संदर्भ में हम अवश्य उनके साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन भारत की परिस्थिति क्या है, इस पर सजग रहना आवश्यक है। यह संपूर्णतः सत्य है कि भारत का जनजाति समाज, जिसको कहा जाता है कि यह मूल निवासी है, वास्तव ये सही नहीं है। संपूर्ण समाज का अभिन्न भाग है और वो समाज
जनजाति के रूप में हमारे साथ है, पहले भी था, भविष्य में भी रहेगा। तो ऐसा उनको हमसे अलग मानना यही उनका एक प्रकार से अपमान है। हम ये अपमान करना नहीं चाहते। वनवासी कल्याण आश्रम का तो ध्येय वाक्य है, तू मैं एक रक्त। जिनसे रक्त का संबंध है उनसे दूरी कैसे कल्पना कर सकते हैं। और उसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये एकदम सार्थक शीर्षक है। आज के विषय के संदर्भ में प्रोफेसर निरंजन जी ने जो शीर्षक का चयन किया है, इसी पर हमने, मैं जितनी बात बोला हूँ उससे कई गुना अधिक बातों का हमको अध्ययन करने का अवसर है। और यहाँ सारे वैसे भी कार्यकर्ता है कि केवल मेरे भाषण पर ही विश्वास करेंगे ऐसा नहीं, उसके लिए आवश्यक पुस्तकें, आधार, पुराने तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट्स को भी देखें और प्रवाहित करते हुए दूसरे को कहने का जब अवसर आए तब विश्वास के साथ कहे कि सभी भारतीय मूल निवासी, मैं मानता हूँ मेरे विचार व्यक्त करने के संदर्भ में उपलब्ध जितनी जानकारी मेरे पास थी कहने का मैं प्रयास किया हूँ। मानता हूँ वैसे तो मेरा और वाणिज्य स्नातक के नाते अध्ययन हुआ है, न तो मैं कोई इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, ना कभी किसी शोधकर्ता के नाते कोई लेख लिखा है जैसे इनका परिचय हुआ, ना तो कभी डॉक्टरेट करने का विचार भी आया। सामाजिक काम करते करते जो बातें जानने को मिली, कुछ लोगों से अच्छी बातें सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, वही आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास मैंने किया। यहाँ पर मैं मेरी वाणी को अब विराम देता हूँ।